हाँ जी, क्या था? वो आपने कहा था कि 4 से 9 के बीच में हवन करना है। नहीं समझ आई। बोलो बेटा। 4 से 9 के बीच में हवन करना है। 4 दिनों के 4 बजे से 9 बजे। उसने कहा था कि 4 बजे से 9 बजे के बीच में हवन करना है। हाँ तो मेरा तो 10:30 के आसपास है। पृथ्वी का हवन जो है वो तो लेट होता है, वो 10:30 बजे करता है, सोने से पहले। सुबह रात सुबह या शाम को? रात को। रात को हाँ जी। हाँ 11 बजे तक कर सकते हो। फिर ठीक। अरे 11 बजे तक कर सकते हो। ठीक। अच्छा, इसमें आहुति इसकी डालनी है कपूर की। हाँ 28 आहुति। क्या? हाँ 28 आहुति तो ड्राई फ्रूट की होगी ना? नहीं, अपने में करा के हैं यार, करें किसको देख रहे हो? आर के को ही करना पड़ेगा, उसको बहुत तकलीफ है। बाकी 2-3 जनों का परसों हो जाएगा, आज हो गया काम। कपूर की है जी 28 आहुतियां। हाँ, ड्राई फ्रूट्स की कर रहे थे हम अब तक। महमूद है और ड्राई किसका फ्रूट की फोन है कर लो, पर कपूर चल रही की करनी। आहुति जो है फायदा ज्यादा करती है। नहीं, आधी देंगे, उसका पहले का बाकी भी है ना 14,000। पहले तो ड्राई फ्रूट की चलती थी क्योंकि पहले ये प्रॉब्लम्स नहीं थी ना। अब तो हम कोरोना को तो टेक केयर करना ही है ना हमें। तो भैया ड्राई फ्रूट की जो आहुति दे रहे थे उसके साथ में कपूर की देनी है कि अलग अलग देनी है दोनों? ड्राई फ्रूट की जरूरत नहीं है, खाली कपूर की दे लो। अच्छा, खाली कपूर की दे लें अभी? हाँ क्या भैया? क्योंकि कपूर उसमें ज्यादा से ज्यादा एक इलायची मिला सकते हो, ठीक है। छोटी इलायची के दाने मिला लो अगर चाहो तो। छोटी इलायची, हाँ ठीक है भैया। ये दाने निकाल के ना वो मिला के कर डाल सकते हो वो। जी इससे जी जो है ये अब क्योंकि अब तो वायरस अटैक से हमें बचना है हमें, जी जी उसके लिए ये चाहिए, मतलब कपूर चाहिए उसके लिए। जी जी जी। उसमें ड्राई फ्रूट का इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो वो भी ड्राई फ्रूट बंद कर दें फिलहाल? हाँ हाँ बेशक ड्राई फ्रूट बंद कर सकते हो, ठीक है भैया, चलेगा। ठीक है भैया। तो जलाना भी कपूर ही है। और कोई सवाल? सवाल बस आप बताएंगे तो उसके बाद कुछ निकलेगा अंदर से, तो आपसे पूछते हैं फिर। अभी तो रामायण की बात कर रहे थे कल जी। तो रामायण पे ही चलते हैं। तो रामायण ने हमें दिया क्या? असल में रामायण हुई, रामायण में जो कुछ भी है जी, लेकिन हम अगर देखें तो हमें रामायण में उपयोग के लिए दिया क्या? तो रामायण ने एक्चुअली हमें दी है राजकीय व्यवस्था। जी ये राजकीय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और एक रामायण ने बताया कि विवाह का मतलब क्या होता है। कि वो युगल जो मतलब सिंगल जो विवाह मतलब पुरुष और स्त्री कन्या, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि जब एक अगर रामायण में स्वयंवर वाला जो एपिसोड है वो देखोगे तो पता लगेगा कि सीता ने
स्वयंवर से पहले ही राम को वरण कर लिया था। जी हाँ। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे राम से शादी करनी है। तो स्वयंवर का मतलब ये होता है कि अपनी मर्जी से वर को चुनना। तो सीता को ये बात कह देनी चाहिए थी कि अब मैं स्वयंवर में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने स्वयं अपना वर चुन लिया है। और उसने ये काम नहीं किया। और जो आधार बना युद्ध का, तो विवाह युद्ध के लिए नहीं किया जाता। यह विवाह युद्ध के लिए किया जाता है। है? आज की तारीख में स्वयंवर होता है कि नहीं होता है? स्वयंवर होता है एक तरह क्या से, कहते हो? हैं? होता है। स्वयंवर में क्या होता है आज? जब लड़के लड़की को देखने जाते हैं, आपस में देखते हैं, तो वो बात करते हैं, वो स्वयंवर ये है, एक दूसरे को चुनते हैं। स्वयंवर में लड़के को कोई नहीं पूछता। लव मैरिज वाले केस में तो है। लव मैरिज जो करी जिसने, वो तो स्वयंवर करा ना, लव मैरिज ज्यादातर लड़के करते हैं, और मैरिज में लड़के का रोल बहुत कम दिखाया गया है हर जगह पर। स्वयंवर की प्रथा ही है, लड़कियों के लिए चलाई गई है। सिर्फ फर्क ये है कि इन्होंने दिखाया है, जो पहले स्वयंवर के जितने भी वो रहे हैं, तो उसमें दिखाया ये गया है कि औरत को एक वस्तु बता दिया और उसको कोई जीत कर ले गया। तो जीत कर ले जाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो एक मेरे ख्याल से कोई बहुत अच्छा वो नहीं था। हाँ, मर्जी तो लड़की की रहनी रहे। जब स्वयंवर की बात कर रहे हो तो फिर मर्जी तो लड़की की चलेगी ना, और किसी स्वयंवर रखा ही लड़की के लिए है, तो लड़की की मर्जी चलेगी। अब प्रॉब्लम क्या है, स्वयंवर की प्रथा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लड़की जो है वो लड़का चुने कैसे। तो इस केस में अगर हम पार्वती और शंकर की बात करें, रामायण से पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि रामायण में हमें वो चीज नहीं मिलेगी जो हमें शंकर और पार्वती बताती है कि पार्वती ने क्या किया था शंकर को प्राप्त करने के लिए, कि उसको समझ आ गई कि मेरे को जो पति चाहिए वो ऐसा ऐसा होना चाहिए। उसको ये बात उसके शायद पेरेंट्स ने सिखाई होगी कि विवाह के लिए कैसा पति होना चाहिए, मतलब कैसा वर चुनना चाहिए, उसका कोई तरीका सिखाया होगा उसकी माँ ने। तो पार्वती की समझ में आ गया कि अगर मैं अपनी योग्यता को इतना बढ़ा लेती हूं कि वो जो मेरा पति बनने के लायक है वो अपने आप मेरे पास आ जाए,
तो ये कैपेबिलिटी कन्या को दी गई थी कि अगर वो चाहे तो अपनी योग्यता को इतना बढ़ा सकती है कि वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर वाले ने लिखी हुई है, ऐसा कुछ। तो एक्चुअली वो जो कर्मफल का जो कंसेप्ट है वो इसमें भी काम करता है। तो वो इंसान जिससे आपकी शादी होनी चाहिए, विवाह होना चाहिए, या जिसके साथ आपको रहना है, वही ये सूटेबल आदमी आए, तो उसके लिए कन्या को एफर्ट करनी पड़ती है, अपनी योग्यता को इम्प्रूव इतना करना पड़ता है कि वही इंसान वो उस इंसान को पहचान जाए, चाहे कितनी भीड़ लगी हो, लेकिन उस इंसान को पहचान जाएगी जो उसका पति बनने लायक होगा। तो उसका एकमात्र रास्ता है अपनी योग्यता को बढ़ाना। योग्यता बढ़ने से क्या होता है कि अपने कर्म फलों के बारे में जानकारी मिलने लगती है, और फिर वो कर्म फल जो है अपने आप डिफाइन करते चले जाते हैं कि उस आदमी की ये कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उसका ये ऐसा सा दिखने में होगा, ऐसा कुछ होगा। वो सारी चीजें कन्या को दिखने लगती है। अगर आप पार्वती और शंकर के एपिसोड को देखें तो जब शंकर पहली बार पार्वती से मिलने आए तो अपना उन्होंने रंग रूप बदल लिया था, और पार्वती ने को लगा कि ये कोई मतलब बहरूपिया है, तो पार्वती ने उसको भगा दिया था। फिर जब वो अपने सही रूप में आए तो उन्होंने कहा, फिर मतलब वो पहचाना था उसको कि हाँ ठीक है। उसके बाद उनका विवाह हुआ था। जबकि पार्वती के पिता जो है वो उस विवाह के अगेंस्ट थे। पर कन्या क्योंकि पहचान गई थी तो विवाह किया, फिर भी उन्होंने अगेंस्ट होने के बावजूद भी विवाह किया। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ गया था कि इसको तो समझ तो आ ही गया कि इसको यही चाहिए, ये मानेगी नहीं और किसी उससे, तो इसलिए वो मान गए, मतलब विवाह करने के। मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि रामायण से हम मेनली तो हम ये ढूंढ रहे हैं ना कि हमें रामायण ने दिया क्या। तो रामायण ने हमें दिया एक तो कि कन्या को, अगर कन्या ने डिसाइड कर लिया है, चुन लिया है पहले ही वर, तो उसको अपने पिता को बताना चाहिए कि अब मैं स्वयंवर में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने चुन लिया है और मुझे इनसे विवाह करना है। ये बात उसको क्लियरली बतानी चाहिए थी। नहीं तो वो, और नहीं बताई, उसका ही परिणाम हुआ जो रावण को सीता हरण करना पड़ा, और ये सारा इतना सारा जो वो बन गया वो उसी कारण बना। अगर वो पहले ही कह देती कि नहीं मुझे जाना, मुझे पार्टिसिपेट करना नहीं है क्योंकि मैं चुन चुकी हूँ राम को, तो फिर कोई झंझट होता ही नहीं। दूसरा जो मेनली हमें रामायण ने दिया है वो दिया है राजकीय व्यवस्था, कि राज्य को मैनेज कैसे करना है। जब राम को तिलक होना था और राम को तिलक नहीं हुआ, वनवास हो गया, तो भरत ने राम राज्य को टेक ओवर किया, या ये कहना चाहिए कि भरत के हवाले कर दिया था राज्य राम ने, कि जब तक मैं वापस नहीं आ रहा था, जब तक आप इस राज्य को तुम देखोगे। तो भरत ने क्या कहा
कि रिप्रेजेंटेशन जो सिंहासन था उसके ऊपर राम के वो चरण पादुका वो ले जाकर के रखी, जिससे कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि जो राजा है वो राम ही है, मैं सिर्फ केयर टेकर हूं। और भरत कभी सिंहासन पर नहीं बैठे, लेकिन उन्होंने काम सारा का सारा वही किया जो राम चाहते थे। व्यवस्था सारी की सारी उन्होंने संभाली जैसे राम चाहते थे। तो राम राज्य ही चल रहा था। सिर्फ फर्क क्या था कि लोगों को राम दिखाई नहीं देते थे सिंहासन के ऊपर बैठे हुए, और व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से और बढ़िया चल रही थी। उनके साथ वहां पर जो भी हुआ, वनवास के दौरान में जो कुछ भी हुआ, वो सब तो सबको पता ही है, मतलब उसके बारे में तो बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन हम उस चीज को पकड़ रहे हैं जो हमें रामायण ने दिया, जिसको हम आज इस्तेमाल करके और पृथ्वी की व्यवस्था को सुधार सकें, जिससे ये जो नेगेटिविटी और वायरस और अटैक्स और ये सब चल रहे हैं, ये नुकसान ना दे। हमारी आने वाली पीढ़ी को हम पृथ्वी ऐसी बनाकर दें जिससे कि वो अपने जीवन को अच्छे से जी सके, बजाय इसके कि वायरस से लड़ते हुए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ले, खत्म कर ले, या नॉन कॉन्फिडेंस की वजह से यही ना पता लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ आ रही है ना? हाँ ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए कि रामायण से हमने राजकीय व्यवस्था उठानी है। आज भी अगर राजकीय व्यवस्था को मेंटेन करना है तो हमें रामायण को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम सुख, शांति और इंटीग्रेशन, समाज, इंटीग्रेटेड समाज की तरह से रह सकते हैं और अपना अपना काम कामयाबी के साथ कर सकते हैं, अगर हम राजकीय व्यवस्था को रामायण के एंगल से फॉलो करें। तो राजकीय व्यवस्था में रामायण का एंगल क्या था कि परिवार जो है स्वस्थ रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, और परिवार के सदस्यों में आपस में कोई भी नेगेटिव भाव नहीं होना चाहिए, जो कि रामायण में दिखाया गया है कि कोई भी नेगेटिव भाव नहीं था। लेकिन रामायण में यह भी दिखाया गया है कि जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसका और करंट जनरेशन का जो गैप था, वो गैप भी दिखाया है, और दोनों में युद्ध हुआ था, दोनों जनरेशन्स में लड़ाई हुई थी। लेकिन आप ये देखो कि जो करंट जनरेशन थी वो सारी इकट्ठी थी, और जो यंग जनरेशन थी उसमें सिर्फ राम के पुत्र जो थे लव और कुश, वो दोनों एक साथ थे और गुरु की प्रोटेक्शन में थे। बाकियों के बच्चे दिखाए नहीं है। तो क्या बाकियों के कोई बच्चे नहीं थे, या उनका क्या हुआ उसके बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई है? बताया है तो? क्या बताया? जानकारी राम राज्य के बाद की दी हुई है कि राम जी ने सभी भाइयों के पुत्रों को अलग अलग राज्य देकर जल समाधि लेने की तैयारी कर ली थी सबको। एग्जैक्टली। तो यही बिल्कुल
वही व्यवस्था अगर आज हम लागू कर लेते हैं तो पृथ्वी पर युद्ध नाम की चीज जिसको कहते हैं लड़ाई, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पूरी पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसको मैनेज करने के लिए उसी हिसाब से व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो इंडिविजुअल राज्य को कैसे मैनेज करना है ये रामायण ने दिखाया, लेकिन इंटर राज्य मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था दिखाने के लिए हमें महाभारत को समझना पड़ेगा। महाभारत शब्द का मतलब अभी तक जो है महाभारत को युद्ध समझा जाता था, ये महाभारत एक युद्ध हुआ था, पर ऐसा नहीं है। युद्ध तो हुआ था पर वो महाभारत, उस युद्ध का नाम महाभारत नहीं था। वो युद्ध हुआ था भाइयों के बीच में। देखो रामायण से और महाभारत तक पहुंचते पहुंचते सिचुएशन क्या हो गई कि रामायण में सारे भाई एक थे और महाभारत में सारा झगड़ा ही भाइयों में था। समझे? हाँ जी, हाँ जी। तो वो झगड़ा भाइयों में क्यों हुआ? मतलब भाइयों में झगड़ा होने का कारण, जबकि हमारे पास पहला एग्जांपल अवेलेबल है कि सारे भाई एक थे और वो व्यवस्था होते हुए भी, देखते देखते भी सिचुएशन ये आ गई कि महाभारत के समय में भाइयों में युद्ध हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन समझ में आता है कि इंटरफेरेंस जो है घर की व्यवस्था में बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। मतलब बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस ऐसे होने लग गए थे जो कि अनडिजायरेबल थे। जैसे अब भीष्म एक नाम हुए हैं जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और उन्होंने पता नहीं क्या सोच करके, क्या समझ करके और क्या कारण रहा होगा, उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सारी उम्र विवाह नहीं करूंगा और सिंहासन का ध्यान रखूंगा। अब यहां पर परिवार की प्रायोरिटी हट गई और परिवार की जगह पर क्या आ गया? सिंहासन। तो नेचुरल सी बात है, अगर परिवार की प्रायोरिटी खत्म हो गई घर में तो युद्ध तो, लड़ाई तो होगी ही होगी। कौन संभालेगा, कौन गाइड करेगा? जो उस घर के बड़े हैं वो तो सिंहासन संभालने में लग गए। तो घर तो अपने आप ही छिन्न भिन्न होना था। ऊपर से जो बड़ा बेटा है वो, उसकी मतलब अंग भंग है, तो उसको राज्य पे नहीं बिठाया जा सकता। भाई राज सिंहासन पर बिठाना है तो राज सिंहासन पर बिठाने के लिए वो इंसान जो पूर्ण होगा, उसकी पहली कंडीशन ये है कि इंसान पूर्ण होना चाहिए। हाँ जी। और अगर किस्मत या जो भी कर्मफल कहो, कर्मफल ने अगर आपको अपूर्णता दी है तो इसका मतलब है कि आप उस काम के लिए नहीं बने, आप किसी और काम के लिए बने हो। तो वो काम को पहचानो और उस काम को करो। पर यहां ऐसा नहीं हुआ। और फिर ये ठीक है कि जो घर का जो एक काम चल रहा है उसको बड़े लोग जो संभाल रहे हैं वो योग्यता अनुसार देखते हैं कि किसकी क्या योग्यता है, उसको उस काम का हिस्सा दे करके और उससे वो काम करवा लेते हैं।
परिवार इंटीग्रेटेड रहते हैं तो। लेकिन एक कहता है कि यार नहीं मेरे को, मेरी योग्यता कुछ हो या ना हो, पर मेरे को वो काम करना है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग किस्मत के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहने लग गए बजाय योग्यता बढ़ाने के। भीष्म पितामह ने वो प्रतिज्ञा करके कि मैं सिंहासन का ध्यान रखूंगा और युद्ध करना सीखा। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि युद्ध करना सीख रहे हो आप सिंहासन को बचाने के लिए, और सिंहासन पर अगर आपका जो कोई अगर व्यक्ति जो बैठ गया जो कि योग्य नहीं है, तो आप उसको प्रोटेक्ट करोगे? तो आपके लिए प्रायोरिटी राज्य तो रहा नहीं। और यही कारण था कि भाई भाई में युद्ध हुआ और तकरीबन सारे लोग मारे गए। जी। हम बात कर रहे थे एक्चुअली महाभारत की के अब हमें जो देखना है, ये तो एक कथा हो गई, लेकिन हम कथा में इंटरेस्टेड नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या महाभारत में ऐसी कोई चीज थी जो हमें आज उपयोग करनी चाहिए, जिससे व्यवस्था चल सके, पृथ्वी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि राम ने हर बच्चे को एक एक राज्य दे दिया, तो अब राज्य तो दे दिया, अपना अपना राज्य तो उन्होंने संभाल लिया, क्योंकि राम राज्य संभाल का नियम थे और वो नियम सबने सीख लिए थे, समझ लिए थे। उस नियम के हिसाब से अपने राज्य को चलाना तो सीख लिया उन्होंने। लेकिन दो राज्य आपस में कैसे बिहेव करेंगे उसके बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो वो दो राज्य आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगे, कैसे बात करेंगे, वो जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। कृष्ण राज्य की व्यवस्था, एक है राम राज्य की व्यवस्था जो अपना राज्य संभालने के लिए चाहिए, और दूसरी है कृष्ण राज्य व्यवस्था जो राज्य आपस में कैसे बात करेंगे उसके ऊपर आधारित होनी चाहिए, कृष्ण राज्य के ऊपर आधारित होनी चाहिए। तो कृष्ण ने उसके नियम बनाए थे, और महाभारत का मतलब है कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को भारत बना दिया था। पहले जो है पृथ्वी बहुत सारे खंडों में विभाजित थी। शायद अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो उसमें बताया गया है कि 56 राज्य थे। पूरी पृथ्वी 56 राज्यों में डिवाइडेड थी। हाँ जी। पॉपुलेशन जो भी रही होगी, और उसके हिसाब से देखा जाए तो महाभारत के समय में कुल 56 राज्य थे जिसमें पूरी पृथ्वी डिवाइड की हुई थी, और उनको महाभारत कह दिया गया था, महाभारत के 56 राज्य। और आज तकरीबन आपको यह व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि राज्य की जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड कर दी गई है। आप अगर गिनोगे तो आज पूरा वर्ल्ड जो है, लास्ट जो लेवल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कहा जाता है, जिला। तो जिला लेवल के अगर आप गिनोगे तो मेरे ख्याल से टोटल कितने जिले हैं वर्ल्ड में, 1,11,000 एक जिले को आप एक राज्य मान सकते हो। 1,11,111। दिल्ली में कितने जिले हैं? 70। दिल्ली में एमएलए कितने होते हैं? 70 होते हैं ना मेरे ख्याल से। नहीं, पिन कोड तो 90 कुछ तक है भैया। है पिन कोड तो 90 समथिंग है, 91 भी है शायद। नहीं, पिन कोड से मतलब नहीं है ना, उसका पिन कोड से क्या कनेक्शन है? जिले का थोड़ी है पिन कोड से कनेक्शन। जी।
जिले तो पिन कोड तो शायद जोन वाइज कुछ डिवाइड कर रखा है, जिले से उसका कोई मतलब नहीं है। बात जिले की हो रही है कि एक जिले में मतलब कितने जिले हैं टोटल वर्ल्ड के अंदर, अगर आप गिनोगे तो तकरीबन उतने राज्य होने चाहिए पृथ्वी को मैनेज करने के लिए। हाँ जी। भैया एक तरफ तो आपने बताया कि और उतने राज्यों के बीच में आपस में जो व्यवस्था है वो कृष्ण राज्य के हिसाब से बना लो, यानी महाभारत के हिसाब से बना लो, और राज्य के अंदर एक जिले के अंदर कैसे मैनेज करना है वो अगर हम राम राज्य के हिसाब से बना लें तो तकरीबन सारी समस्याएं पृथ्वी की, पॉल्यूशन, टेररिज्म और ये वायरस अटैक्स, ये सारी की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं बहुत आसानी से। मेरा एक क्वेश्चन था। तो क्यों ना इस दिशा में काम किया जाए, ऑलरेडी चल रहा है, मतलब मोटा मोटा दिखाई दे रहा है। सिर्फ उसमें फर्क क्या है, अभी जो है हम लोग अधिकार की बात करते हैं, तो जिम्मेदारी की बात नहीं करते हैं। अगर हम अधिकार की बजाय ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको पूरा करना है, इसके ऊपर आ जाए तो तकरीबन समस्याएं अपने आप हल होने लगेंगी। यानी जिम्मेदारी लेनी है तो मतलब योग्यता चाहिए। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह है कि योग्यता होगी तो जिम्मेदारी मिलेगी ना, हाँ जी। और जिम्मेदारी मिलेगी तो अधिकार तो अपने आप आ जाएंगे। घर में जो बड़ा होता है वो अगर जिम्मेदारी लेने को तैयार है, बड़ा है और वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तो नेचुरल सी बात है उसको योग्यता अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं बड़ा हूं और मैं टेक केयर कर सकता हूं, तभी तो उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। और जिम्मेदारी मिलेगी तो अधिकार अपने आप मिल जाएगा कि भाई ठीक है, चेक साइन करने का अधिकार तुम्हें है क्योंकि तुम संभाल सकते हो इसको, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो तुम अवेलेबल करवा सकते हो, तो तुम्हारा अधिकार हो गया कि तुम उससे काम करवा सकते हो। हाँ जी। तो बजाय इसके कि मेरे को अधिकार चाहिए और जिम्मेदारी का पता नहीं है, अगर हम इस बात पर आ जाए कि मेरे को ये जिम्मेदारी चाहिए, उसके लिए मैंने ये योग्यता प्राप्त करनी है और मैंने ये योग्यता प्राप्त कर ली, अब मुझे ये जिम्मेदारी दे दो आप, मैं करके दिखाऊंगा, और मैंने करके दिखाया तो मुझे अधिकार मिल गए। और एक्चुअली स्पीकिंग ये हो रहा है। अब आप देखो ना, आईआईटी में एडमिशन लेना है, मान लो मैं टेक्निकल आज कुछ करना चाहता हूँ और आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो योग्यता तो तुम्हें दिखानी पड़ेगी ना अपनी। एडमिशन ले लो, कौन मना कर रहा है उसको। जी जी। अगर आपका योग्यता नहीं है तो आपका एडमिशन मिलेगा ही नहीं। तो जिम्मेदारी आपने ली कि हाँ मैं अपनी योग्यता को इतना बढ़ाऊंगा कि मुझे आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, तो आईआईटी में एडमिशन मिल ही जाएगा, और फिर आप उसको पास कर लोगे तो आप आईआईटी के इंजीनियर तो हो ही गए ना। हाँ जी। इसलिए योग्यता, जिम्मेदारी लेना सीखो। जिम्मेदारी लोगे तो योग्यता पहले आएगी तो जिम्मेदारी मिलेगी। ये मानकर चलो कि अगर योग्यता आ जाती है तो जिम्मेदारी अपने आप मिल जाएगी। ये प्रकृति का नियम है कि जो योग्य प्राणी होता है उसको जिम्मेदारी मिलती ही है, चाहे वो दिखाई दे या ना दे, और वो जिम्मेदारी से अपना काम करता है तो उसको उसका रिवार्ड भी मिलता है। ठीक है कि कईयों को, जो कुछ लोगों को किस्मत का भी मिलता है, किस्मत का तो मिलता ही है जो कुछ मिलता है, लेकिन किस्मत की चीज को लेना या नहीं लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और जिम्मेदारी को लेना है, लेकर के उसको पूरा करना है, वो डिपेंड तो आपके ऊपर ही करेगा। पर योग्यता आप उसके प्राप्त करने के बाद जिम्मेदारी मिलेगी आपको, तो आप उसको अच्छे से पूरा कर पाओगे और उसमें आप कर्मफल भी कमाओगे नहीं। देखो रूल क्या है कि हमें कर्मफल खर्चने हैं
कर्मफल जोड़ने नहीं है। एक ये तो फंडामेंटल नियम आपको याद रखना ही पड़ेगा कि हम इस दुनिया में आए हैं तो अपने कर्मफल खर्चने के लिए आए हैं, जोड़ने के लिए नहीं आए हैं। ये तो फंडामेंटल रूल आपको याद रखना ही पड़ेगा कि मानव जन्म मिला है। वो कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं कि मानव जन्म मिल जाए। उसका कारण एकमात्र यही है, देवता का मतलब होता है स्पेशलिस्ट, किसी एक काम में स्पेशलिस्ट है। लेकिन जो वो मनुष्य बनना चाहता है, क्योंकि स्पेशलिस्ट बने रहने से वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। उसको वही काम बार बार करना पड़ेगा और वो उसमें अटका हुआ रह जाएगा। और अगर मनुष्य योनि प्राप्त करता है तो वो अपनी मर्जी से काम चुन सकता है, यानी आगे बढ़ सकता है। टारगेट देवता बनना नहीं है, टारगेट है मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति का मतलब मुक्ति या मोक्ष का मतलब है कि हमें अपने कर्मफल पूरे के पूरे ईमानदारी के साथ पूरे करने हैं, खर्च करने हैं, पूरे करने हैं, और किसी को मतलब किसी को नुकसान तो पहुंचाना ही नहीं है, फायदा जरूर पहुंचाना है। और प्रायोरिटी है अपने परिवार को हमें हर हाल में फायदा पहुंचाना है। अपने कर्मों से, अपने काम से परिवार को फायदा होना चाहिए। मुझे फायदा हो या ना हो, परिवार को फायदा होना चाहिए। अगर परिवार को फायदा होगा तो मुझे फायदा अपने आप हो जाएगा, ये मान के चलो। और प्रायोरिटी यही बनानी है कि परिवार को फायदा होना चाहिए। और प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन मकान, घर और घरौंदा। तो मकान बन गया, फिर उसके बाद घर उसको बनाया कैसे? पुरुष ने डिसाइड किया विवाह करने का, और वो विवाह करके कन्या को अपने घर लेकर आया। तो कन्या को विवाह करके पुरुष कन्या को अपने घर लेकर आएगा, यही नियम है और यही नियम रहेगा। ये नियम कभी बदलेगा नहीं, और बदलने की कोशिश करोगे तो नुकसान होगा। इसलिए इस नियम को बदलने की कोशिश करो मत, यही नियम रखो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक हो गए तो विवाह करो, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक नहीं हो तो विवाह मत करो। यानी कि उम्र हो गई और विवाह कर लेना चाहिए, जिम्मेवारी अपने आप आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जिम्मेवारी लेने के लिए योग्यता चाहिए, योग्यता लाओ, फिर जिम्मेवारी लो और फिर आप विवाह करो। और आपकी जिम्मेदारी है कि जिसके साथ आप विवाह कर रहे हो उसको गाइड करना। क्यों? क्योंकि वो आपके घर में आई है, उसको आपके घर के बारे में कुछ नहीं पता है, उसको सब कुछ बताना पड़ेगा, हर चीज बतानी पड़ेगी कि हमारे घर में काम ऐसे होते हैं, हमारे घर में ये होता है, हमारे घर में ये होता है। वो कहेगी कि नहीं हमारे वहां तो ऐसा होता था, तो कह कि आपके वहां पर ऐसा होता था क्योंकि आपके वहां का वातावरण ऐसा था, लेकिन अब आपका यहाँ का वातावरण बदल चुका है, तो यहाँ के वातावरण के हिसाब से काम करोगे तो आप बीमार नहीं होगे। अगर आप उसी वातावरण को यहाँ पर लाने की कोशिश करोगे तो बीमार रहोगे, और आप भी बीमार रहोगे, बाकी भी बीमार रहेंगे। इसलिए वो काम करने का फायदा नहीं है। और एक बात ये समझो कि ऑलरेडी वहां पर 10 लोग रह रहे हैं, 11वें लोग को तुम लेकर आ रहे हो, 11वें इंसान। एक आदमी को एडजस्ट करना आसान है या 10 लोगों को एडजस्ट करना आसान है? अब आप इस बात को सोचो, क्या कहते हो? एक आदमी को एडजस्ट करना आसान है ना? जी जी। तो और दूसरी बात है कि उस आदमी को जो बाहर से आया है उसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब आप कोरोना का एग्जांपल ले लो, तो जो आदमी बाहर से आ रहा है, हमें ध्यान रखना है कि वो कोरोना अपने साथ लेकर ना आए। जी। अगर आप देखोगे टीवी में बहुत सारे ऐसे दिखाए गए हैं कि जो कोई बाहर से आ रहा है तो उसको पहले बाहर से क्वारंटाइन करते हैं,
जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बिल्कुल एग्जैक्टली दिखा रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है कि विवाह का मतलब क्या है। कि बाहर से जो इंसान आ रहा है उसको आपको क्वारंटाइज करना ही पड़ेगा। क्वारंटाइज करने का मतलब है कि आप उसको अपने कस्टम्स के हिसाब से, अपने वातावरण के हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हो, जिससे कि आपको नुकसान ना हो और उसको भी नुकसान ना हो। समझे कि नहीं? जी जी। तो इसलिए पेरेंट्स की या फादर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को वो योग्यता प्राप्त करनी सिखाए और वो काम सिखाए जो आगे होने हैं, बजाय इसके कि उनको अंधकार में रखे, गाइड करे ना, और जैसे चलता है चलने दे। आज की जो समस्या सबसे बड़ी ये हो गई है कि फादर ने, पिता ने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, या समहाउ मौसम ऐसा हो गया। वो गांधारी एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, समझने वाला है। गांधारी ने क्या किया? गांधारी ने क्या किया था पता है आपको? आंखें बंद कर ली अपनी, पट्टी बांध के। गांधारी को जबकि पता था कि उसका पति देख नहीं सकता है, तो ऑल द मोर रीजन के उसको तो आंखों की और ज्यादा जरूरत थी जी। और उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी जिम्मेदारी, उसने पति की आड़ लेकर के और अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। एस्केप रूट। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसको अपने सारे बच्चे खोने पड़े। जी। और आज की तारीख में अगर आपके बच्चे आपके साथ नहीं रह रहे हैं तो उसका सिंपल सा कारण यही है कि आंखों पे पट्टी बांध ली गई है। और धृतराष्ट्र ने उसको मना नहीं किया। गलती यहां पर धृतराष्ट्र की है, गांधारी की नहीं है। गांधारी के दिमाग में आया कि भाई मेरे पति अगर नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी, मैं आंखों पे पट्टी बांध रही हूं, तो धृतराष्ट्र को मना करना चाहिए था। कि मैं तो देख नहीं सकता, कम से कम तू तो देख सकती है, और कोई अगर गलत या ठीक हो रहा है तो उसको तू ठीक कर सकती है, नहीं तो मुझे बता तो सकती है कि ये गलत हो रहा है, इसको मैं ठीक करूं। तो गलती किसकी है? धृतराष्ट्र की। हाँ। तो अब आज के बाद याद रखो कि आपको धृतराष्ट्र वाली गलती नहीं करनी है। पिता को धृतराष्ट्र वाली गलती नहीं करनी है। पति को किसी भी हालत में पति को धृतराष्ट्र वाली गलती नहीं करनी है। ये बहुत जरूरी है समझना। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार आगे तक, जितनी दूर तक चाहो उतनी दूर तक ठीक रहे और सारे आनंद में रहें, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको धृतराष्ट्र वाली गलती नहीं करनी है। तो हमने महाभारत से एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख ली है ये कि हमें धृतराष्ट्र वाली गलती नहीं करनी है। पति को धृतराष्ट्र वाली गलती नहीं करनी है। पत्नी को आंखों में पट्टी बांधनी नहीं है।
और कुंती की तरह से आंख बंद करके डिसीजन नहीं देना है, या अगर वो दे भी देती है तो हमने मानना नहीं है। हमें कोई भी डाउट है उसके ऊपर डिस्कशन करना है, सवाल पूछने हैं, आंख बंद करके मानना नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके कर्मफल अपने हैं, सबको अपनी अपनी कर्मफल चुकाने हैं। तो याद रखो कि दूसरा कोई अगर कुछ कह रहा है, अगर आपने उसको ब्लाइंड फॉलो किया तो आपके कर्मफल पूरे नहीं होंगे, नुकसान आपको होगा। तो ब्लाइंड फॉलो का हमारे यहाँ पर जो एक ना हिंदुत्व में, अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझने वाली है। हिंदू शब्द जो है वो ना बहुत इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन फैलाया गया है। तो एक तो कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर आया था तो वो हिंदू क्या कहते हैं, सिंध नदी को पार करके आया था, तो वो सिंधु बोल नहीं पाता था, उसके मुंह से हिंदू निकलता था, यानी सिंधु से हिंदू बना। तो ये एक तो हिंदू शब्द जो है वो है जो हिंदू सिंधु से बना, बिगड़ के सिंधु का बिगड़ के हिंदू बन गया। एक शब्द हिंदू वो है, और एक हिंदू शब्द है जो हिंदी से बना। हिंदी से हिंदू और सिंधु से हिंदू। तो आप ये समझ लो कि जो हिंदू शब्द है वो बिगड़ करके नहीं बना है, वो हिंदी से हिंदू बना है। हिंदी भाषा थी और हिंदी भाषा के जानने वाले को हिंदू कहा जाता है। समझे कि नहीं? इसमें भैया मेरा एक सवाल है। हाँ जी। तो हिंदी भाषा वाले को हिंदू कहा जाता है, तो इसमें संस्कृत वगैरह सब शामिल हो गई या वो अलग है? संस्कृत वगैरह से कोई मतलब नहीं है, हिंदी की बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ, और किसी भाषा की बात नहीं हो रही है, सिर्फ हिंदी की बात हो रही है। जी ठीक है। तो हिंदी शब्द से जो हिंदी जानता है वो हिंदू है। और हिंदी जो है वो पूर्ण भाषा है, संस्कृत पूर्ण नहीं है। आप याद रखना इस बात को कि ये कंफ्यूजन है कि संस्कृत को पूर्ण भाषा कहा गया, मदर भाषा कहा गया, ये गलत है। मेरे मन में शंका जागी तभी मैंने पूछी ये बात। ठीक किया आपने, अच्छा किया। मैं आपको वही बता रहा हूं, एक बात उसका कारण समझो कि संस्कृत जो है अगर वो यूनिवर्सल लैंग्वेज होती तो सब कुछ उस सभी को आती। भाषा सीखनी नहीं पड़ती है। जी जी। भाषा तो जैसे आप पैदा होते हो वो भाषा सीखते ही हो। क्यों? क्योंकि वो मातृभाषा कही गई है। जी। तो जो इंसान हिंदी जानता है, और हिंदी सबसे पुरानी लैंग्वेज है, आप ये बात याद रखिएगा कि लिखने के लिए जो सर्वोत्तम भाषा है वो हिंदी है। हाँ जी हाँ जी। विकास की जो भाषा है वो हिंदी है। अगर आप हिंदी ठीक से समझते हो तो आप जीवन में विकास ही करोगे, विनाश करोगे नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो वो सिर्फ हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसमें पूर्णता है, और वो विनाश हर शब्द को, हर चीज को अच्छे से समझाती है। इवन शब्द ही अपने आप में पूरा का पूरा समझ आ जाता है कि ये शब्द कहना क्या चाहता है।
जो बोलते हो, जो लिखते हो, जो देखते हो, सब एक समान है उसमें, हिंदी में। जबकि जी हाँ, बाकी भाषाओं में बोलते कुछ हो, लिखते कुछ हो और समझते कुछ और हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये फर्क है बेसिक। जो यूनिवर्सल भाषा होगी उस भाषा में देखना, सुनना और समझना एक जैसा होगा। जो जितना अच्छा जो बोलेगा वही बात सामने वाला अगर समझ गया, भाषा उसको कहते हैं जो मैं कहना चाहता हूं और जो मैं कह रहा हूं सामने वाला वही समझ रहा है, अपनी तरफ से उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं कहना कुछ चाहता हूं, मैं कह कुछ रहा हूं और वो सामने वाला समझ कुछ हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट तो वही आएगा ना जो सामने वाले ने समझा। जी हाँ, तो वो तो पता नहीं क्या समझा उसने। अगर मैं ठीक कह ही नहीं पाया तो वो सामने वाला क्या, आई वॉन्ट पीस। अब देखो बड़ा एक एग्जांपल मैं छोटा सा देता हूं कि मैंने कहा सड़क पे खड़ा होकर के आई वॉन्ट पीस। अब इसका आप क्या मतलब समझोगे? सबकी समझ अपनी है, कोई टुकड़ा समझेगा, कोई शांति समझेगा। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? और मेरी इंटेंशन क्या है? वो आप बताएंगे कि आपकी इंटेंशन क्या है। तो वो मैं इंटेंशन अगर ओपन में बता दूंगा तो सारे मारेंगे मेरे को। जी, तो इसलिए मैं सेलेक्टिव बताऊंगा। जो मेरे से कमजोर होगा उसको मैं कहूंगा कि तू अपनी जमीन का टुकड़ा दे दे, और जो मेरे से ज्यादा वो होगा तो मैं उसको कहूंगा मैं तेरे साथ शांति से रहना चाहता हूँ। जी, पर सामने वाला टुकड़ा अपनी जमीन का टुकड़ा चाहे कमजोर भी हो, वो मुझे क्यों देगा? तो इसलिए अंग्रेजी भाषा या और कोई भी भाषा, जो भाषा बोलने में कुछ कहती है, समझने में कुछ कहती है और देखने में कुछ कहती है, तो उस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। वो हमेशा झगड़ा करवाएगी, फाइनली लड़ाई करवाएगी। जी, और अगर आपको अपना विकास चाहिए, विकास से यहाँ पर मतलब है कि मैं आज जो भी हूं अगले दिन तक या अगले उस तक मेरी योग्यता बढ़ जाए। या विकास का मतलब बड़ा सिंपल है, विकास का मतलब है कि मेरी समझ बढ़ जाए। जो मैं सुन रहा हूं, जो मैं सामने वाले को देख रहा हूं और सुन रहा हूं, तो वो मेरे को वही समझ में आए जो वो कहना चाह रहा है, ना कि वो समझ में आए जो मैं समझना चाह रहा हूं। जी, फर्क समझ रहे हैं ना? जी, सामने वाला जो कह रहा है, वो जो कह रहा है मैं वही समझूं, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि उसकी इंटेंशन क्या है। और अगर सामने वाला कुछ कह रहा है और उसको मैं अपने तरीके से समझने की कोशिश करूंगा तो झगड़ा होगा ही होगा। तो ऐसी सिचुएशन को आने नहीं देना है। षोडशपंथी बनने का मतलब ये है कि योग्यता को लगातार मेंटेन रखना और बढ़ाना, गिरने नहीं देना। आप नाम नंबर मैसेज कर दो बाद में। जी, जी,
जिससे कि बाहर के जो वायरस अटैक्स हैं, वो जितने मर्जी वायरस अटैक हो, मुझे नुकसान ना पहुंचाए, मेरी योग्यता को डिस्टर्ब न करें। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर होना चाहिए कि मेरे को सामने वाला बेवकूफ न बना सके, और इतना भी गट्स होने चाहिए कि अगर मेरे को लगता है कि सामने वाला बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है मेरे को, तो मैं उससे आर्ग्यूमेंट कर सकूं कि भाई तू ये कह रहा है तो ये गलत कह रहा है, क्यों कह रहा है ऐसा, तू ऐसा तो नहीं हो सकता। अपनी बात को फर्म फुट पर रखने का एकमात्र वो तरीका है कि उसके अंदर, आपके कहने के अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई देना चाहिए, लेकिन जिद नहीं। जिद और सेल्फ कॉन्फिडेंस में फर्क है। घर पे ही हो गए सर, अभी तो आई एम एट माय हाउस बट, है ना? जी है? जी जी जी। जिद में, और जिद जो है नॉर्मली दूसरे के कहने पर आती है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करके रखना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। जी। तो हमें जिद नाम के फैक्टर से हटना है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिद को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करना है, जिससे कि उसमें जो नेगेटिव फैक्टर है वो खत्म हो जाए, और फिर मैं जो बात करूंगा तो बात वो करूंगा जो सामने वाले की समझ में आएगी। अपनी बात को, जो आप चाहते हो और जो कह रहे हो, दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना, कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा तो आपके ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, और आपस में भरोसा बढ़ेगा तो नेचुरली परिवार इंटीग्रेशन बढ़ेगा, और परिवार का इंटीग्रेशन बढ़ेगा तो बाहर के अटैक, कोरोना जैसे अटैक तो 3600 होंगे, रोज होंगे, कोई ना कोई करेगा ही। तो उस अटैक का हमें नुकसान ना हो, मेरे परिवार को नुकसान ना हो, मुझे इतना ही तो इंश्योर करना है। बहुत छोटा सा काम है, सारी समाज से मुझे कोई मतलब नहीं है, पर समाज के जो कोरोना अटैक्स हैं वो मेरे परिवार को डिस्टर्ब ना करे, मुझे इतना इंश्योर करना है बस, अपने एफर्ट से, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से। है कि नहीं? जी। तो आप कोई सवाल वाल पूछ लिया करो यार एक आध। जी। जी इसे भैया आपने जो सीता जी का जो रेफरेंस दिया अभी, इसका सीता जी का और राम जी के विवाह का, हाँ, कि सीता जी ने पहले ही उनको पसंद कर लिया था और स्वयंवर बाद में हुआ था, लेकिन उसमें उन्होंने स्वयंवर के जो शर्त रखी गई थी उसको पूरा भी किया था। वो ये युद्ध थोड़ी हो रहा है, जीतने हारने की बात हो गई ना वो तो उसमें तो वो उन्होंने स्वयंवर को पूरा किया था ना, तो फिर वो क्या आवश्यकता हो गई थी कि जो रावण जी को अपहरण करना पड़ा उनको, रावण का। अरे कह तो रहा हूं ना कि जब तुमने स्वयंवर में तुमने पार्टिसिपेट किया ही क्यों, जब तुमने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे, उसमें शर्त तो कोई होती नहीं ना। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? नहीं, उसमें तो स्वयंवर का ये मतलब शर्त होता रखी है गई थी ना कि जो परशुराम जी, जो शिव का धनुष उठाएगा उसके साथ ही सीता जी का विवाह होगा। ये कहाँ लिखा है? हाँ, ऐसा ही दिखाया गया है हम लोग को। तो वो देखो, वो रावण भी नहीं उठा पाए थे वो धनुष, लेकिन राम जी ने उठाया था। नहीं, वो पहले डिक्लेयर किया गया था। अच्छा। लेकिन तब तक तो सीता ने विवाह पक्का अपना चुना नहीं था ना, जब ये डिक्लेयर किया गया था जब थोड़ी चुना था। नहीं, तो जब राम को चुना कब उन्होंने, आप ये देखो ना, स्वयंवर से 1 दिन पहले 2 दिन पहले। तो जब राम को चुन लिया, जब उसके बाद तो स्वयंवर का कोई मतलब नहीं रह गया ना। हाँ, बात को समझो जी। कि जब डिक्लेयर किया गया था उस टाइम पर तो कोई ऐसा था ही नहीं था, सब कुछ ओपन था। जी।
है कि नहीं? हाँ, उस समय तो नहीं था। तो फिर और स्वयंवर का मतलब है कि लड़की ने वर को अपने आप चुनना है। हाँ जी। तो लड़की ने वर चुन लिया, तो उस लड़की को बाहर हो जाना चाहिए स्वयंवर से, क्योंकि उसने ऑलरेडी चुन लिया। अच्छा, लेकिन इसमें शर्त भी पूरी हो गई थी ना, जो राजा जनक के द्वारा रखी गई थी। दोनों काम वो साथ में शर्त हो तो गए, लव मैरिज भी बाकियों हो के लिए हो गई जाती और ना। शर्त भी पूरी हो गई। भाई देखो, जो वर चुना वो तो सीता ने चुना था ना। हाँ जी। बाकी लड़कियां नहीं, रेफरेंस सीता का आया था, इसीलिए सीता जी के रेफरेंस आया था, इसीलिए मैंने सीता जी के बारे में कहा। सीता जी को एक्चुअली वो ये दिखा रहा है, रामायण में ये दिखाया गया है जी कि सीता को अपने पिता पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाया था कि वो अपने पिता को साफ कह देती जाकर कि मैंने वर चुन लिया है, तो अब मैं स्वयंवर में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। अच्छा जी। उसको ये कहना चाहिए था। जी। तभी तो आज की तारीख में, अब क्या आजकल क्या होता है, ये उन्हीं गलतियों से तो हमने सीखा है कि आज की तारीख में क्या होता है, लड़की से पूछा जाता है कि भाई तू बता। आजकल क्या होता है जी। आजकल यही हो रहा है ना कि लड़की से पूछा जाता है कि लड़की का बाप पूछता है लड़की से कि हाँ भाई तू बता के तेरे को इससे शादी करनी है कि नहीं करनी है। जी। तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि जो रामायण के एपिसोड ने दिखाया उससे हमने सीख लिया, समझ लिया, तो हम बाप ने ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया कि भैया लड़की से पूछो। अच्छा। तेरे दिमाग में कोई लड़का तो नहीं है। जी। तो हमने अब आगे, इसका मतलब हम लोग आगे बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन आगे बढ़ने में हमने बहुत सारी वो भी करी है। जैसे भाई से भाई, सारे भाई मिलकर के रहते थे और कहाँ भाई से भाई का युद्ध हो गया महाभारत में। जी। तो कुल मिला के भैया महाभारत ने हमें अपना हक वास्ता छीनना सिखाया ना। नहीं, कहाँ छीना, किसने क्या छीना? नहीं, महाभारत में जो लड़ाई दिखाई गई तो यही हुआ ना भाई, ये मेरा हक है, मुझे चाहिए, है या नहीं है वो दूसरी बात की बात है। नहीं 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 नहीं, कहाँ, ऐसा कहाँ हुआ? भाई लड़ाई किस बात पे? ये राज्य पे मेरा हक है इसलिए मैं नहीं दूंगा। ना ना ना, दूसरे का हक। नहीं नहीं नहीं, उसने ये कहा था कि कृष्ण को देखो ना, कृष्ण ने क्या कहा कि तू पांडवों को 5 गांव दे दे, और मकान बनाने के लिए कोई तो जगह चाहिएगी। हाँ, कृष्ण ने ये कहा था, लेकिन मैं दुर्योधन और धृतराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। वो तो देखो, दुर्योधन जब धृतराष्ट्र राजा बन गया, कार्यवाहक राजा था ना वो। कौन? धृतराष्ट्र। तो राजा था, कार्यवाहक कहाँ था? कार्यवाहक था, उसको ऑफिशियली स्वीकार थोड़ी किया गया था राजा तुम बनोगे। तो राजा और था ही कौन भाई? पांडु तो मर चुका था। पांडु जब वन में चला गया तो धृतराष्ट्र को कार्यवाहक बना के चला गया। वो ठीक मर है, गया था ना फिर वो। तो पांडु मर गया ना। बनने के बाद वो राजा घोषित हो गए स्वयं। नहीं, घोषित नहीं हुआ, वो कब्जा ही करके बैठा आखिरी तक, वो ऐसा बताया गया है। तो हमारी जानकारी यही है कि ऐसा बताया गया कि वे कार्यवाहक ही था। बाकी कार्यवाहक तो एक्चुअली वैसे तो पांडु राजा बनता, पर पांडु जो है उसकी डेथ हो गई थी जी, और सिंहासन तो खाली रह नहीं सकता ना। हाँ जी। तो राजा धृतराष्ट्र को इसने, क्या नाम है इनका, भीष्म पितामह ने डिक्लेयर कर दिया ना, क्योंकि भीष्म पितामह देख रहे हैं सिंहासन को, सिंहासन की रक्षा का काम तो भीष्म पितामह का था ना। हाँ राजा का था ही नहीं जी। राजा तो एक रबर स्टैंप की तरह से था। हाँ जी। एक्चुअली यही तो हुआ कि वहां पर धृतराष्ट्र और पांडव में आपस में कोई झगड़ा नहीं था,
नहीं, धृतराष्ट्र पांडव में झगड़ा नहीं था। धृतराष्ट्र और पांडव में तो झगड़ा था नहीं। नहीं और पर पांडु छोटा था, धृतराष्ट्र बड़ा था। जी। लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र की आंख नहीं थी तो वो राजा बन नहीं सकता था, हाँ जी। इसलिए पांडु को राजा बनाया। लेकिन इसमें एक संशय उठता है मन में कि जब भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि हस्तिनापुर सिंहासन को मैं सुरक्षित रखूंगा, तो भी वो राजा को इस बात पे बाध्य तो नहीं कर पाया ना कि भाई तुम्हें ऐसा करना ही है। उसको राजा से मतलब नहीं था ना, गद्दी पर जो भी बैठे उसको बचाना है। वही तो प्रॉब्लम हुई कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा तो ले ली सिंहासन की, इंसान से कोई मतलब नहीं रखा। इंसान से कोई मतलब नहीं रखा, राइट। प्रॉब्लम यही हुई, परिवार खत्म कर दिया ना। प्रायोरिटी परिवार की जगह पे प्रायोरिटी सिंहासन आ गया, सिंहासन की दे दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दिक्कत तो वहीं से शुरू हुई। जी जी जी। जब प्रायोरिटी परिवार खत्म हो गया, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी परिवार है। हाँ जी, हाँ जी। तो वही फर्क है कि महाभारत से हमने यही समझा कि भैया प्रायोरिटी तो परिवार ही रखना पड़ेगा। अगर हमें अपनी सेहत ठीक रखनी है तो मेरे को इंश्योर करना है कि मेरे परिवार की सेहत ठीक रहे। हाँ जी। जी, जब राम जी वापस जा रहे थे वहाँ, क्या बेटा? जब राम जी वापस जा रहे थे तब सारे लोग उनके साथ थे, तब हनुमान जी भी थे। तो राम जी ने उन्हें कहा था कि तुम कलयुग के अंत तक रहो, फिर वापस आना मेरे पास। तो अभी भी है वो हनुमान जी? हाँ है ना। आगे तो है। अच्छा, जिन क्षेत्रों में हिंदी नहीं बोली जाती या हिंदी नहीं आती, क्या वे हिंदू नहीं है? हिंदी आती है, सबको आती है हिंदी। जैसे महाराष्ट्र है, केरल है, अरे हिंदी बोलते हैं। बहुत लोग उसी में बात करते हैं, समझते ही नहीं है। वो बोलना चाहते नहीं है, पर आती तो सबको है ना। देखो, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सीखनी सबसे आसान है। तकरीबन सारे शब्द हिंदी के हैं। लिखने में स्क्रिप्ट फर्क कर दी है। क्या कह रहे हो? एक्चुअली तो देखा जाए तो अंग्रेजी में आपके आधे से ज्यादा शब्द तो हिंदी के ही है। ब्रादर, ब्रादर क्या, भ्राता को ब्रादर बना दिया। अभी लेटेस्ट को लेटेस्ट में ब्रो कर दिया, ब्रो। वो सारे के सारे अल्टीमेटली जो टेक्नोलॉजी की भाषा है वो हिंदी है। अगर आपको इंडस्ट्रियल विकास करना है, मतलब इंडस्ट्री का विकास करना है, तो बिना हिंदी के इंडस्ट्री का विकास नहीं हो सकता। मैं अपने आप को देखता हूं, मैंने आज तक जितने सिस्टम डिजाइन किए हैं, जो कुछ भी काम किया है, अगर मुझे हिंदी नहीं आती होती तो मैं इतना काम कर नहीं सकता था जितना काम मैंने किया। हिंदी भाषा में, क्योंकि हिंदी भाषा का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम लिख रहे हो और जो तुम समझ रहे हो, वो तीनों एक है। तो उसमें तुम्हारी गलती होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। और रिजल्ट का एस्टिमेट जो तुम करते हो कि भाई मैं ये काम करूंगा तो इसका मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा, तो वो हिंदी भाषा जिसको आती है उसका रिजल्ट वो उतना ही क्लोज होगा रिजल्ट के। ये गारंटी है, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि जिसको हिंदी आती है, बोले ना बोले उससे फर्क नहीं पड़ता,
अगर उसको हिंदी आती है तो वो जो भी एस्टिमेट करेगा अपने कोई भी काम शुरू कर रहा है उससे पहले वो देखेगा कि मेरे को इतना प्रॉफिट होना चाहिए उसमें, तो वो प्रॉफिट जो उसने एस्टिमेट किया था और जो एक्चुअल हुआ है वो तकरीबन बराबर होगा, उसमें फर्क आने के चांसेस बहुत कम है, अनलेस के कोई एकदम से ही वो ना हो जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी ना हो जाए, तो उसमें गैप आएगा नहीं। और इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिंदी में जब काम करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाता है। जो कि और किसी भाषा में नहीं हो सकता। आप करके देख लो। यदि कोई बच्चा इंडिया में, मतलब इंडिया का बच्चा बाहर पैदा होता है विदेश में कहीं, तो वो इंग्लिश ही बोलता है ज्यादातर, तो एक्चुअली तो उसको क्या कहेंगे, मतलब वो फिर हिंदू है या अलग है? वो रिजल्ट क्या देता है ये देखो ना, अपनी जिंदगी में रिजल्ट क्या दे रहा है वो। रिजल्ट तो इंग्लिश के बेस पे देगा, क्योंकि उसको हिंदी आती ही नहीं है। हैं? क्या वो हिंदू नहीं रहेगा फिर? हाँ, जो विदेश में जो बच्चे रहते हैं वो तो हिंदी जानते ही नहीं है भैया, तो वो क्या हिंदी नहीं है? वो उनसे पूछो वो हिंदू कितना हिंदू फॉलो करते हैं हिंदुइज्म। नहीं, हिंदी उनको आती ही नहीं है बिल्कुल। तभी तो करो, तो वो फॉलो भी नहीं करते ना जी। फिर हिंदू कहाँ से रह गए जब वो हिंदी फॉलो ही नहीं, ना वो हिंदू फॉलो करते हैं ना उनको हिंदी आती, कुछ भी नहीं आता, तो वो अपने आप ही हिंदू कट गए। उस ये टेररिज्म इतना क्यों फैल रहा है, इसीलिए तो फैल रहा है। अच्छा, तो वो जड़ से कट गए। अच्छा अच्छा, मतलब हिंदू थे, हिंदी जानते थे, लेकिन जड़ से कट गए सब। जड़ से कट गए ना, तो इसलिए कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज स्टेट में घूम रहे हैं कि अब क्या करना है पता ही नहीं है। जी। जो आज बाहर की हालत हो गई है कि टीनेज कम्युनिटी सुसाइड कर रही है, सबसे भयंकर समस्या है आज की कि टीनेज कम्युनिटी सुसाइड कर रही है। इमेजिन करो कि जिस सोसाइटी में टीनेज कम्युनिटी नहीं है वो सोसाइटी का क्या हाल होगा। हाँ जी। जापान में जिस सोसाइटी में जापान इसका उदाहरण आ रहा है इस समय करंट में, कि सब सीनियर होते चले जा रहे हैं। तो क्या करेंगे वो, ना काम करने लायक, ना मरने लायक, ना जीने लायक, अपने आप को संभाल नहीं सकते। वो कह रहे थे कि हम लोग रोबोट बनाएंगे 10-10 अपने जैसे, वो 10 काम करेंगे मिलके, 11 हो जाएंगे फिर हम लोग। 75 साल 10 के रोबोट 11 बनाएगा कौन? बनाने के लिए तो टीनेज चाहिए जी। फिर वो कहाँ से आएगी? वो यहाँ से जाएंगे भारत से। तो फिर तो भारत हो, फिर तो सारा भारत हो ही गया ना, महाभारत अच्छा हो ही गया फिर तो। अच्छा जी। भाई अल्टीमेटली फिर तो भारत हो ही गया ना। जी जी। बस फिर प्रॉब्लम क्या है? जी। पर उन बुड्ढों के लिए वो रोबोट बना लेंगे चलो, पर व्यवस्था तो कुछ रही नहीं ना। नहीं, वो अपने आप को बस सरवाइव करेंगे, बस सरवाइव। वो ये तो वही बात होगी कि यार रोटी खानी है, उठाई नहीं जा रही। हाँ। प्रथा पूछ रही है टीनेज ग्रुप किसको मानेंगे? हैं? टीनेज ग्रुप कौन सा है? हाँ, टीनेज ग्रुप का मतलब होता है 11 साल से लेकर के और 24 साल तक के बच्चे। वैसे तो 13 से टीन लगता है ना, 19 तक होता है। 13 से टीन शुरू हो जाता है, फिर 19 तक रहता है। वो तो टीन के डब्बे होते हैं। तो वही अंग्रेजी की भाषा आ गई ना कंसल जी, वो टीन के डब्बे हो कुछ जाते हैं और तो। करते कुछ। इसलिए षोडशपंथी का जो डेफिनेशन दी गई है वो 11 साल से लेकर के और 24 साल तक पे दी गई है। अच्छा जी। हाँ, मैंने किसी किताब में ये पढ़ा था, वैसे मैंने भी। क्या? 11 साल से लेकर 24 साल तक टीन एज वाली
अवस्था हाँ, रहती है, यही होती है, किशोरावस्था। 11 साल से लेके और 24 साल टीन तक एज का। किशोरावस्था एक ही बात हुई ना, जो अंग्रेजी हाँ है जी, वो हाँ जी, हाँ हिंदी जी, है। बिल्कुल 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 हाँ, वही मैंने पढ़ा था कि 11 से 24 तक किशोरावस्था रहती है। वही त्रेता युग, अवस्था, उसी को हमने षोडशपंथी का है। जी। तो त्रेता युग 12 से 24 के बीच में हुआ, तो वही टीन एज ग्रुप हो गया क्या त्रेता युग वाला? अब युग को छोड़ो, मतलब भाषा यही है एक्चुअली। नहीं, 12 से 24 वर्ष को त्रेता युग बताया गया है बुक में। 12 से 24 वर्ष को त्रेता युग बताया गया है। 36 से 48 को कलयुग बताया गया अपने जीवन का। हाँ, लिखा है। 1 से लेके 12 साल तक सतयुग है, 12 से 24 तक त्रेता है, 24 से 36 तक द्वापर है और 36 से 48 कलयुग है। किसी भी व्यक्ति गलत है ये। हमने किसी ये गलत है। अपने पुस्तक पढ़ा था, पुस्तक में कहाँ पे पढ़ा था? जो अपना ये विकास की ओर एक कदम, जो अपना षोडशपंथ की जो पहली पुस्तक थी। अरे 10 साल का होता है। अच्छा, 12 का नहीं, 10 का होता है। हाँ, तो 1 से 12 का वैसे लिखित था उसमें, लिखित रूप से। दोबारा देखो, 10 होगा। अच्छा जी, ठीक है, देख लेते हैं जी। ये लिखा है 40 साल का साइकिल होता है जिसमें 4 युग आते हैं। 10 साल का एक होता है। एक युग 10 भ्रमण। और हैं? ठीक, और कोई सवाल? जी बस आज इतना हजम हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो कल अच्छा, एक आज आप कोशिश करना कि कल ना सारे कम से कम 2-2 सवाल बनाओ। जी, सवाल तो भैया आप जब बताते हैं उसी में से सवाल निकलता है मन में। मेरा तो अपना ये एक्सपीरियंस है वैसे। चलो ऐसे कर लेंगे। कि आप जो बताते हैं उसी वक्त वो सवाल मन में आ जाता है। बाकी जिसके मन में सवाल हो वो भले तैयार करके रखें। जो सवाल मैं मतलब ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ अगर पॉसिबल हो तो कुछ सवाल बना लो जिनका कि हम लोग जरा सवाल जवाब कर ले। जैसे कल का विषय क्या नहीं तो रहेगा? आगे चलेंगे। आज के विषय में से जो सवाल निकलते हैं वो निकाल दें कल के लिए, जो आज आज बताया के गया से है। निकाल लो, जो उसमें कल से हुआ क्या उसमें और से निकाल लो। इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, इसी में से निकाल लेते हैं। हाँ, व्हाई नॉट, जी निकालो जी, तो ठीक है, कल उसी के ऊपर बात व्हाट्सएप पे करेंगे। आदान प्रदान कर लें उसका कि क्या कल सवाल होंगे और क्या। हाँ, और कल फिर उनके सवालों के ऊपर बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है तो आज का कर ले। जी जी हाँ जी। जी, प्रणाम भैया। एक प्रणाम। चला के छोड़ रहा हूँ भैया, उसके बाद बंद कर दूंगा। अभी भजन चला के छोड़ रहा हूँ। ठीक है, प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम, सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। भजन चला रहा हूँ, जो सुनना चाहे देख सकता है। तो मैं एक बार बात भी कर लूं, चलिए कुछ थोड़ा सा 6 पीस में सर। चला ले। सर पहले हम लोग समझे ना 4,000 रुपए बेच रहे थे, 3500 3600 4000। अभी नहीं, आपने 6 पीस लिखे। अभी नहीं चलेगा भैया, कल चलेगा। चल देख लियो। ठीक है। ठीक है, प्रणाम। अच्छा भाई, ठीक है भाई।